बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर से। आपको आगाह करें, कौमी असेंबली में एक मर्तबा फिर पैनामा का हंगामा मचा दिया। ऑपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह ने पॉइंट ऑफ ऑर्डर पेश कर दिया। खुर्शीद शाह ने कौमी असेंबली में इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि वजीर आजम लीडर ऑफ द हाउस है और उन्होंने ही ऐवान का तकद्दुस मजरू किया। वजीर आजम की तरफ से ऐवान से मजाक काबिल अफसोस है। वजीर आजम ने अपनी तकरीर में जो वजाहतें पेश की वो रिकॉर्ड पर मौजूद है। वजीर आजम ने खुद कहा कि वो कैसे यहां से बैरून मुल्क गए और मिल्स लगाई। सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि वजीर आजम को इस्तिस्ना हासिल है। स्पीकर कौमी असेंबली ने अपोजिशन लीडर की तवज्जो दिलाई कि मामला अदालत में जेर समात है, यहां इस पर बात ना करें। लेकिन खुर्शीद शाह ने अपना खिताब जारी रखा। इस हवाले से मजीद बात करेंगे हमारे नुमाइंदे जावेद बलोच से। जावेद बताएगा कौमी असेंबली के इस गर्मा गर्म इजलास के हवाले से। फ्लैटों का लीक्स के नहीं, ये जो तरीका कार है जावेद, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो जो अभी इजलास जारी है उस हवाले से हमें अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, कौमी असेंबली का यह इजलास जारी है जिसमें अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह की तरफ से पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर जो है वो कहा गया है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने गलत है, न सिर्फ पार्लियामेंट से बल्कि पूरी कौम से जो है वो गलत बयानी की गई है और न सिर्फ पार्लियामेंट का इस ईवान का वक़ार मजरूह हुआ है बल्कि पूरी कौम का वक़ार जो है वो मजरूह किया गया है। उन्होंने ये सवाल उठाया कि गलत बयानी और झूठ में क्या फ़र्क है। हमें बताया अगर हम खुद ही पार्लियामेंट का वक़ार मजरूह कर रहे हैं तो फिर और कहाँ से इंसाफ मिलेगा। सुप्रीम इदारा है पार्लियामेंट, लेकिन इसका वक़ार बार बार मजरूह किया जा रहा है। जावेद बलोच आपसे एक बार फिर से राब्ता कायम करने की कोशिश करेंगे। अपने नाज़रीन को बताते चलें कि अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह असेंबली में मौजूद थे। उन्होंने कहा कि वजीर आजम गलत बयानी करके आवाम को गुमराह कर रहे हैं। जिस पार्लियामेंट से वजीर आजम झूठ बोले उसका क्या हाल होगा, आपको अपडेट कर रहे हैं कौमी असेंबली के इस गर्मा गर्म इजलास से, जहां इस वक्त अपोजिशन जमातें मुत्तफिक हो चुकी हैं और उनका यह कहना है कि वजीर आजम के खिलाफ तहरीक इस्तेहकाक जरूर पेश की जाएगी। और अब कुछ बात करते हैं पैनामा हंगामे की। ऑफशोर कंपनियां किसकी हैं, एक और सबूत इस वक्त मंजर आम पर आ चुका है। मरियम नवाज की ऑफशोर कंपनियों की मलकियत से मुताल्लिक एक और दस्तावेजात सामने आ गई है। जर्मन अखबार ने वजीर आजम की साहबजादी के डोइचे बैंक से लिए गए कर्जों के साथ साथ नेल्सन और नेस्कोल के मामलात की तफसीलात भी बेनकाब कर दी। जर्मन अखबार ने दस्तावेज की नई किस्त जारी कर दी जिसके मुताबिक ऑफशोर कंपनियों की मालिक मरियम नवाज हैं। पैनामा का हंगामा ऑफशोर कंपनीज मरियम नवाज की हैं। बैंक से 90 करोड़ रुपए से जायद के कर्जे भी लिए। जर्मन अखबार ने नए इंकशाफात कर डाले। जर्मन अखबार की जानिब से जारी दस्तावेजात में दावा किया गया है कि नेल्सन और नेस्कोल कंपनी की हकीकी मालिक वजीर आजम की साहबजादी हैं। अखबार ने कर्जों की तफसीलात भी दे दी। दस्तावेजात के मुताबिक मरियम नवाज की ऑफशोर कंपनीज ने 2008 में डॉइचे बैंक से 7 मिलियन बरतानवी पाउंड कर्जा लिया जो पाकिस्तानी 90 करोड़ रुपए से जायद बनते हैं। जर्मन अखबार का कहना है कि मेफेयर फ्लैट्स नंबर 16 मरियम नवाज की कंपनी नेल्सन की मलकियत है, जबकि फ्लैट नंबर 17 भी उनकी नेस्कोल कंपनी की मलकियत है। जर्मन अखबार का दावा है कि दस्तावेजात से शरीफ खानदान के लंदन जायदाद और ऑफशोर कंपनीज का ताल्लुक वाज़ेह है। अभी आपको बराह रास्त इस्लामाबाद लिए चलते हैं जहां मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है। ये आप काइंडली लिखें, फ्रंट लीड लगनी चाहिए। हम एहतसाब के लिए तैयार हैं। ये जो दूसरे हैं ना, इनको पकड़ के लाना पड़ना। थैंक यू सर। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी थी। दानियाल अजीज का यह कहना था कि हम एहतसाब के लिए तैयार हैं, जो लोग एहतसाब से भाग रहे हैं उन्हें पकड़ कर लाना होगा। एक बार फिर से मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। इल्जामात का सिलसिला अभी भी जारी है और जहांगीर तरीन पर यह इल्जामात लगाए गए हैं। यह कहा गया है कि जहांगीर तरीन की जानिब से भी उनके खानदान वालों को उन्होंने अरबों रुपए के तोहफे दिए हैं। एक बार फिर से बात करते हैं पैनामा की। वजीर आजम के साहबजादे हुसैन नवाज और हसन नवाज ने लंदन फ्लैट से मुताल्लिक मनी ट्रेल सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी है। इजाफी दस्तावेजात में एक और कतरी खत भी जमा कराया गया है। शरीफ खानदान के जद्दा स्टील मिल्स की फरोख्त का रिकॉर्ड और दीगर दस्तावेजात सुप्रीम कोर्ट को देने पर मरियम नवाज का यह कहना है कि मनी ट्रेल भी दे दी, अब तो केस ही खत्म हो गया। शरीफ खानदान मनी ट्रेल अदालत ले आया। एक और कतरी खत भी सुप्रीम कोर्ट में जमा। वजीर आजम के बेटों की जानिब से जमा कराई गई दस्तावेजात में कतरी शहजादे शेख हामिद बिन जासिम का प्रोफाइल, तारिक शफी का बयान खल्फी और शेख हामिद बिन जासिम का दूसरा खत भी शामिल है।
मरहूम मियां शरीफ ने अपनी जिंदगी में बताया था कि 12 मिलियन दरहम दुबई स्टील मिल की फरोख्त से हासिल किए गए। 1980 में 12 मिलियन दरहम कतर में सरमायाकारी की गई, जिसके तारिक शफीक गवाह हैं। मियां शरीफ की वफात के बाद कतरी शहजादे ने हुसैन नवाज को सरमायाकारी की रकम से मुतालिक आगाह किया। 2001 में हसन नवाज ने लंदन में फ्लैगशिप कंपनी बनाई। मियां शरीफ की दरख्वास्त पर तहानी फैमिली ने स्टील मिल के लिए $5.4 मिलियन सरमायाकारी की। मजीद दस्तावेजात अदालत में जमा होने पर मरियम नवाज ने ट्विटर पर मुखालिफिन को ललकारते हुए कहा कि मनी ट्रेल भी साबित कर दी, अब झूठा केस खत्म होकर रह गया है। चेयरमैन तहरीके इंसाफ इमरान खान कहते हैं कि कतरी शहजादों को तिलौर के शिकार की इजाजत मिलने के बाद खतूत का सिलसिला शुरू हो गया। विफाकी वज़रा का कहना है कि इमरान खान जमहूरियत की बजाय अंपायर पर यकीन रखते हैं। यहाँ तक कि 5 नवंबर को कतरी खत आता है 2016 में, और 7 नवंबर को जो बच्चों की जो उनकी स्टेटमेंट है उसमें कतरी नहीं है। इनका तवाज़ुन सही नहीं रहा, इंशाअल्लाह ताला सारे तवाज़ुन ठीक हो जाएंगे। अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो तवाज़ुन रखने वाली है। ये 15वीं तरमीम लेके आ रहे थे, अमीरुल मोमिनीन बनना चाहते थे। जीडीए के अंदर पीपल्स पार्टी थी, एएनपी थी, एमक्यूएम थी, सारी पार्टीज थी। जो जीडीए में हमने एक तहरीक चलाई थी बचाने के लिए कि एक डेमोक्रेटिक डिक्टेटरशिप कायम होने जा रही थी। अगर ये पॉलिटिकली मैच्योर होते तो ये हमारा मुकाबला कारकर्दगी के साथ करते, ये सिंध की शक्ल बदलते, ये खैबर पख्तूनख्वा में नया पाकिस्तान तो इन्होंने क्या बनाना था, खैबर पख्तूनख्वा में कुछ इस्लाहात करते, रिफॉर्म्स करते, इस्लाहात करते, रिफॉर्म्स करते। और आपको बताएं कि आर्मी चीफ जनरल कामर जावेद बाजवा से डेप्टी चीफ ऑफ तुर्किश जनरल स्टाफ ने मुलाकात की, जिसमें पेशा वाराना बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। ISPR के मुताबिक मुलाकात में दोनों मुमालिक ने दहशतगर्दी के खिलाफ मुश्तरका तरबियती प्रोग्राम शुरू करने पर इत्तेफाक किया। तुर्क कमांडर ने कहा कि खित्ते में अमन के क़याम और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान का किरदार काबिल तारीफ है। अब कुछ बात करेंगे खेल की, तो आपको बताएं कि 2015 में किया गया तजुर्बा खत्म करो, टेस्ट, वनडे और T20 के लिए एक ही कप्तान रखो। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मुशावरत शुरू कर दी। ऑस्ट्रेलिया से वनडे सीरीज में 4-1 की शिकस्त अजहर अली की कप्तानी को ले डूबी। सरफराज को वनडे टीम की क़यादत भी सौंपी गई। पीसीबी के बड़ों ने टेस्ट टीम की क़यादत में तब्दीली मुस्बाह हक के फैसले से मशरूत कर दी। मिसबाह का हतमी फैसला सामने आते ही तीनों फॉर्मेट्स का एक कप्तान मुकर्रर किया जाएगा। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे क्रिक इन्फो के तज्जियाकार उमर फारूक से। उमर फारूक, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। और तीनों फॉर्मेट्स का एक ही कप्तान, अगर इस पर अमल दरामद हो जाता है तो क्या फायदा होगा? देखिए, कन्वेंशनल तरीका तो यही था कि एक ही कप्तान, एक ही माइंडसेट और एक ही अज़म के साथ आगे बढ़ा जाए। 2015 में 3 डिफरेंट कप्तान बना दिए गए थे, जो फैसला दुनिया में देखते हुए किया गया था कि बाकी दुनिया में क्या हो रहा है। बाकी दुनिया में एग्जैक्टली 3 डिफरेंट कप्तान बनाए जा रहे थे, लेकिन ये फैसला पाकिस्तान वाले कल्चर में कुछ अच्छा साबित नहीं हुआ। इसलिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ये फैसला बिल्कुल डिस्कशन की जा रही है कि शायद एक ही कप्तान तीनों फॉर्मेट को डील करे, ताकि एक ही माइंडसेट और एक ही अज़म के साथ आगे चला जा सके। जी बहुत शुक्रिया उमर फारूक, तज्जियाकार आप हमारे साथ मौजूद थे। ऑस्ट्रेलिया के हाथों टेस्ट सीरीज में व्हाइट वॉश और वनडे सीरीज में 4-1 से शिकस्त। पाकिस्तान क्रिकेट टीम खेलना भूल गई। कैंगरूज ने आखिरी वनडे में भी 57 रन से कामयाबी समेट ली। 370 रन के जवाब में कौमी टीम ने 312 रन बनाए। बड़े बड़े नाम किसी काम ना आ सके। आखिरी मैच भी हाथ से निकल गया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम को ऑस्ट्रेलिया के हाथों वनडे सीरीज में 4-1 से शिकस्त। 370 रन के जवाब में कप्तान अजहर अली 6 और मोहम्मद हफीज सिर्फ 3 रन पर ही हिम्मत हार बैठे। तो शर्जील खान और बाबर आजम ने स्कोर आगे बढ़ाया। शर्जील खान भी 79 रन पर टीम को बेसहारा छोड़ गए। बाबर आजम ने 7 चौकों 1 छक्के की मदद से शानदार सेंचुरी मुकम्मल की और साथ ही आउट हुए।
4 विकेटें गिरने पर उमर अकमल ने 40 रन के साथ कुछ हिम्मत दिखाई। 2 bounces for. ताहम दूसरा कोई खिलाड़ी उनका साथ ना दे सका। Matty Wade makes no mistake. Pat Cummins variety. आखिरी ओवर में पूरी टीम 312 रन पर पवेलियन लौट गई और मैच 57 रन की कामयाबी के साथ ऑस्ट्रेलिया की झोली में जा गिरा। Total on the board, but they lose by. और ऑस्ट्रेलिया से चाहे पाकिस्तान को शिकस्त मिल गई हो, लेकिन ऑस्ट्रेलियाई सरजमीन पर बड़े बड़े स्टार खिलाड़ी जो ना कर पाए, वो 22 साल बाबर आजम ने कारनामा कर दिखाया। 36 साल और 13 वनडे सीरीज बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उसी की सरजमीन पर सेंचुरी बना डाली। Good shot there. ऑस्ट्रेलिया की सरजमीन पर होने वाले वनडे सीरीज अगरचे मेजबान के नाम रही, लेकिन आखिरी वनडे मैच में पाकिस्तान के मिडल ऑर्डर बल्लेबाज बाबर आजम ने वो कर दिखाया जो माजी के बड़े बड़े स्टार क्रिकेटर्स नहीं कर पाए। Shot. He got it over the infield, which means there's not an outfielder behind, and it's 4. बाबर आजम ने आखिरी वनडे में नफसियाती दबाव के बावजूद शानदार बैटिंग की और ऑस्ट्रेलियाई सरजमीन पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सेंचुरी बना डाली। ये एजाज किसी पाकिस्तानी बल्लेबाज को 36 साल बाद हासिल हुआ। Well played, Babar Azam. 4 one-day hundreds now for this man. He's a good player. Only 107 balls. 1981 में ऑस्ट्रेलिया में होने वाली सैमुअल की सीरीज में जहीर अब्बास ने मेजबान टीम के खिलाफ शानदार सेंचुरी स्कोर की थी। ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों ने आखिरी वनडे में भी पाकिस्तानी बॉलर्स को धो डाला। ऑस्ट्रेलिया के डेविड वार्नर ने 179, हेड ने 128 रन बनाए। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान ने एक बार फिर टॉस जीता और पहले बैटिंग का फैसला किया। ऑस्ट्रेलियाई ओपनर्स ने शुरू ही से जारहाना अंदाज अपनाया और डेविड वार्नर ने सिर्फ 34 गेंदों पर 50 रन बना डाले, जो एक रोजा मैचेस में उनकी तेज तरीन निस्फ सेंचुरी है। David Warner meets him for 50. वार्नर और हेड ने विकेट के चारों तरफ आसाताना स्ट्रोक्स खेले और किसी भी पाकिस्तानी बॉलर्स को विकेट लेने का मौका नहीं दिया, जबकि फील्डर्स ने भी उनका भरपूर साथ दिया और आसान कैच छोड़े। वार्नर ने तेज रफ्तार बैटिंग करते हुए सिर्फ 78 गेंदों पर अपने करियर की तेज तरीन सेंचुरी भी स्कोर की। ऑस्ट्रेलियाई ओपनर्स ने 284 रन का शानदार आगाज फराहम किया, जो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से किसी भी ओपनिंग जोड़ी की सबसे बड़ी शराकतदारी है। इससे कबल आवन फेंच और शान मार्श ने 246 रन बनाए थे। इस दौरान ट्रेविस हेड ने वनडे करियर में अपनी पहली सेंचुरी स्कोर की। उनकी इनिंग्स में 9 चौके और 3 छक्के शामिल थे। वार्नर 19 चौकों और 5 छक्कों की मदद से 179 रन की शानदार इनिंग्स खेल कर आउट हुए। 284 रन पर ओपनिंग पार्टनरशिप टूटने के बाद स्कोर में सिर्फ 83 रन के इजाफे पर कैंगरूज को 6 विकेटों का नुकसान उठाना पड़ा। स्टीवन स्मिथ 4, मैक्सवेल 3, मैथ्यू वेट 8 और हेड्सकोम सिर्फ 1 रन बना सके। ट्रेविस हेड शानदार 128 रन की इनिंग्स खेली। यूं ऑस्ट्रेलिया ने मुकर्ररा 50 ओवर्स में 7 विकेटों के नुकसान पर 369 रन बना लिए। पाकिस्तान की तरफ से जुनेद खान और हसन अली ने 2-2, जबकि मोहम्मद आमिर और वहाब रियाज ने 1-1 विकेट हासिल की। और प्रोफेसर ने बदतरीन कारकर्दगी में लाला को भी पीछे छोड़ दिया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज में मोहम्मद हफीज ने 234 बॉल्स कराई, लेकिन एक भी विकेट हासिल न कर पाए। इससे पहले पाकिस्तान की जानिब से बदतरीन बॉलिंग का रिकॉर्ड शाहिद अफरीदी के पास था। उन्होंने 2013 में दौरा जनूबी अफ्रीका में 222 बॉल्स में कोई विकेट हासिल नहीं की थी। मोहम्मद हफीज को हालिया सीरीज ने 195 रन दिए, जबकि शाहिद अफरीदी ने 210 रन दिए। और आपको बताएं कि आईसीसी के साबिक सदर जहीर अब्बास ने टीम के नफसियाती मुआयने का मशवरा दे दिया। ऑस्ट्रेलिया के हाथों 4-1 की शिकस्त पर अब्दुल कादिर विकी ऑर्थर पर बरस पड़े। साबिक चीफ सिलेक्टर मोहम्मद इलियास को बेहतरी के आसार नजर आए। साबिक क्रिकेटर अब्दुल कादिर हेड कोच मिकी ऑर्थर पर बरस पड़े। कहते हैं गोरे टीम बना और बिगाड़ रहे हैं। जाती पसंद नापसंद पर किए फैसलों ने टीम को तबाह कर डाला। ये जो गोरे हैं जिनके हवाले आपने पाकिस्तान की लाज रख दी है, वही आपकी टीम बनाते हैं। वो जिसको चाहते हैं बाहर कर देते हैं, जिसको चाहते हैं अंदर कर देते हैं। एंड ऑफ द डे वो आपसे पैसे भी बहुत ज्यादा लेते हैं
और जब चले जाएंगे वो कहेंगे देखे जी लड़के तो हमारी बात नहीं सुनते थे। साबिक चीफ सिलेक्टर मोहम्मद इलियास बोले कि टीम में अच्छी तब्दीली नजर आई है। हदफ के ताक़ुब में नाकाम रह जाने वाली टीम ने 300 से ज्यादा स्कोर बनाए हैं। ऑस्ट्रेलिया में 359 बहुत टीमें भी नहीं करती, लेकिन अगर आप ये देखें कि दे आर रीचिंग टू द टारगेट, 50 रन से हारे हैं। आईसीसी के साबिक सदर ज़हीर अब्बास मुसलसल शिकस्तों पर टीम पर बरस पड़े। कहते हैं कि बेहतर कारकर्दगी के लिए कौमी टीम को नफ्सियाती माहिर की खिदमत हासिल करना होंगी। कुछ दीगर खबरें शामिल करते हैं और अभी आपको बताएं कि 21वीं सदी में ज़माना जहलियत के मज़ालिम जारी हैं। गुजरांवाला में कमसिन घरेलू मुलाजिमा गुलामी के जुल्म सहती रही। गुजरांवाला मुलाजिमा तशद्दुद केस में नए इंकशाफात मंजर आम पर आए तो इंसानियत भी शर्मा गई। घर का मालिक, उसका भाई, हत्ता के माली भी मुलाजिमा से ज्यादती करते रहे। 12 साल की बच्ची से 1 साल तक ज्यादती की जाती रही। फरियाद सुनने वाला कोई न था। मुलाजमा के चेहरे पर गरम चाय क्या गिरी, मालिक के चेहरे से नकाब उतर गया। गुजरांवाला में कमसिन घरेलू मुलाजमा पर वहशियाना तशद्दुद के अलमनाक दास्तां, इंसानियत भी सुनकर शर्मा गई। मुतासरा बच्ची के मुताबिक घर का सरबराह और इसका भाई 1 साल तक इसे ज्यादती का निशाना बनाते रहे। इस घिनौने खेल में घर का माली भी शरीक रहा। तिबी मुआयने में बच्ची से ज्यादती साबित, तीनों मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस ने DNA टेस्ट के लिए नमूने लाहौर अरसाल कर दिए। ज़माना जाहिलियत की याद ताज़ा करने वाला ये राज इस वक्त फाश हुआ था जब मुतासरा बच्ची के चेहरे पर मालिक मकान ने गर्म चाय उंडेल दी थी। पुलिस अपनी तफ्तीश कर रही है, लेकिन सवाल ये है कि क्या इस मुतासरा बच्ची को इंसाफ दिला पाएगी या माजी की तरह इसे भी कुछ दे दिलाकर या धुंध धांधली से खामोश कर दिया जाएगा। उधर इस्लामाबाद की अदालत ने कमसिन घरेलू मुलाजिमा तैयबा पर तशद्दुद के मुकदमे में नामजद मुलजिम एडिशनल सेशन जज राजा खुरम की अबूरी जमानत में 1 फरवरी तक तौसी कर दी है। इस्लामाबाद के एडिशनल सेशन जज राजा आसिफ महमूद ने तैयबा तशद्दुद केस में मुलजिम राजा खुरम की अबूरी दरख्वास्त जमानत पर समाअत की। मुलजिम एडिशनल सेशन जज राजा खुरम अदालत के रूबरू पेश हुए। मकामी अदालत ने मुलजिम की अबूरी दरख्वास्त जमानत में 1 फरवरी तक तौसीह देते हुए 30,000 रुपए मालियत की जमानती मचलके जमा कराने का हुक्म दिया। अदालत ने आइंदा समाअत पर दोबारा मुलजिम जज को पेश होने की हदायत की है। अभी रुक करेंगे शहर कायद का और अभी वहां पर आपको खबर दें कि कराची में गैरत के नाम पर जिंदा जलाया जाने वाला नौजवान जान की बाजी हार गया। नौजवान शफी का अहम वीडियो बयान नियो न्यूज ने हासिल कर लिया, जबकि मकतूल शफी ने अपने बयान में जिंदा जलाने वालों के नामों का इंकशाफ भी कर दिया। गुलाम रसूल। कराची में आशिक को मोहब्बत की सजा मिल गई। लड़की के भाई ने नौजवान को जिंदा जला दिया और नौजवान 4 दिन जिंदगी और मौत की कश्मकश में रहने के बाद आज दुनिया से ही रुखसत हो गया। लंबा, अच्छा, और गुलाम रसूल। कराची में गैरत के नाम पर जिंदा जलाए गए नौजवान का अहम बयान नियो न्यूज ने हासिल कर लिया। मकतूल शफी ने मरने से कबल वीडियो बयान में कातलों के चेहरों से पर्दा उठा दिया। मकतूल शफी का कहना था कि मुझे जलाने वालों में लड़की का भाई फयाज, नासिर उर्फ लंबा और गुलाम रसूल शामिल हैं। दूसरी जानिब मुकदमे के इंदराज को 4 रोज गुजर जाने के बावजूद पुलिस नामजद मुलजिमों को गिरफ्तार न कर सकी। और महकमा तालीम पंजाब ने सूबे के तमाम सरकारी स्कूलों में नमाज ज़ोहर की लाजमी अदायगी के अहकामात जारी कर दिए। तमाम गर्ल्स और बॉयज स्कूलों में नमाज ज़ोहर के इंतजाम किए जाएं। महकमा तालीम के अहकामात तफसीलात के लिए राशिद मंजूर की रिपोर्ट देखते हैं। पंजाब के तमाम सरकारी स्कूलों में नमाज ज़ोहर की अदायगी जरूरी करार। महकमा तालीम ने बाकायदा अहकामात भी जारी कर दिए। महकमा तालीम के ज़राए का कहना है कि नमाज ज़ोहर की अदायगी के नाकाफी इंतजामात के खिलाफ सूबा भर से शिकायत के अंबार देखने के बाद मजाज अथॉरिटी ने तमाम स्कूल सरबराहान को हदायत जारी कर दी हैं। महकमा तालीम के अहकामात में तमाम गर्ल्स और बॉयज स्कूलों के सरबराहान को वाज़े किया गया है कि अपने स्कूलों में नमाज ज़ोहर की अदायगी के लिए इक़दामात किए जाएं ताकि असातिज़ा, मुलाज़मीन और तलबा व तालिबात को नमाज की अदायगी में दुश्वारी का सामना न करना पड़े। राशिद मंजूर, नियो न्यूज़, लाहौर। अहम खबर से आपको आगाह करें। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि गिलगित बल्तिस्तान में 5 से 6 दहशतगर्द गिरफ्तार किए गए जो कि भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के लिए काम कर रहे थे। अफगानिस्तान के हवाले से नफीस ज़िक्रिया का कहना था कि अफगानिस्तान में दहशतगर्द अनासिर मौजूद हैं। अफगान क़यादत को इल्ज़ाम तराशी के बजाय अपना घर दुरुस्त करना होगा।
5 से 6 दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए गए जो भारतीय खुफिया इदारे रॉ के लिए काम कर रहे थे। तर्जुमान दफ्तर खारजा का बड़ा इंकशाफ। हफ्तावार ब्रीफिंग के दौरान तर्जुमान दफ्तर खारजा ने बताया कि इन दहशतगर्दों का काम CPAC को सबोताज करना था, जबकि पहले से गिरफ्तार जासूस कुलभूषण जाधव ने भी तफ्तीश के दौरान काफी मालूमात फराहम की है। नफीस जिक्रिया का अफगानिस्तान के हवाले से कहना था कि अफगानिस्तान में दहशतगर्द अनासर मौजूद हैं। पाकिस्तान की जानिब से इस हवाले से कई बार निशानदही की जा चुकी है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। अफगान क़यादत की इल्जाम तराशी अपनी नाकामियां छुपाने की कोशिश है। अफगान क़यादत को अपना घर दुरुस्त करना होगा। तर्जुमान ने एक सवाल पर वाज़ेह किया कि मकबूजा कश्मीर में भारतीय जारहियत का सिलसिला जारी है। बैनुल-अक़वामी बरादरी मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक की सूरत हाल का नोटिस ले। उनका मजीद कहना था कि भारत में पाकिस्तानी कैदियों के मामले पर पाकिस्तानी हाई कमिश्नर भारतीय हुकाम से राबिते में है, जबकि पाकिस्तान में बांग्लादेश के सिफारती अमले की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। और भारत के यौम जमहूरिया के मौके पर पूरे मकबूजा कश्मीर में मुकम्मल हड़ताल और यौम स्याह मनाया जा रहा है। हुर्रियत रहनुमा ने कहा है कि आलमी बरादरी कश्मीरियों को तहरीक आज़ादी की हिमायत करे और आयशुमारी के लिए भारत पर दबाव डाले। और असाधारण भारत आज यौम जमहूरिया मना रहा है। मुत्तहदा अरब अमारात के शहजादे भी भारत से दोस्ती की पींगें बढ़ाते हुए दिल्ली में यौम जमहूरिया की सरकारी तकरीब में मौजूद हैं। कश्मीरी आज भारत के यौम जमहूरिया को यौम स्याह के तौर पर मना रहे हैं। हुर्रियत रहनुमाओं का कहना है कि कश्मीरियों के हुकूक पर काबिज भारत किस मुंह से यौम जमहूरिया मना रहा है। मकबूजा जम्मू कश्मीर में श्रीनगर समेत तमाम बड़े शहरों में मुकम्मल हड़ताल है। हुर्रियत रहनुमाओं ने कहा है कि आलमी बरादरी कश्मीरियों की तहरीक आज़ादी की हिमायत करे और रायशुमारी के लिए भारत पर दबाव डाले। अहम खबर शामिल करते हैं। हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया मिशाल मलिक कहती हैं कि कश्मीरियों को आज़ादी मिलने तक हर दिन स्याह दिन है। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि बेगुनाह कश्मीरी नौजवानों को फांसियां दी जा रही हैं। मकबूल भट्ट और अफजल गुरु की मैयतें भी उनके घर वालों को नहीं मिली। भट्ट शहीद और अफजल गुरु को ही फांसी दे दी गई थी और अब एक और यंग लड़के खुरम को उसको जिस तरह फांसी की सजा, बेगुनाह है वो लड़का, यंग लड़का है और वो कश्मीरी है, बस उसका यही कसूर है कि वो एक कश्मीरी है और उसको फांसी, ना कोई एविडेंस है उसके खिलाफ। इस तरह की जो आप देख लें, मकबूल भट्ट हो, अफजल गुरु हो, इनकी आज तक के इनकी डेड बॉडीज नहीं इनकी फैमिलीज को मिली। उधर भारत के सपेरे भी मोदी के जहर से न बच सके। उत्तर प्रदेश के गांव जोगीडेरा के लोगों की रोजी रोटी पर भी मोदी सरकार ने लात मार दी। सपेरों के सांप पकड़ने पर पाबंदी लगा दी। सपेरे कहते हैं क्या भूखे मर जाएं। सात पुश्तों से चले आ रहे सपेरे अब सांपों का तमाशा नहीं लगा सकेंगे। मोदी सरकार ने जोगी डेरा गांव का हुक्का पानी ही बंद करने का फैसला कर लिया। 70 साल सपेरे बूटीनाथ का कहना था उन्हें और उनके बच्चों को कोई और काम नहीं आता। बाप दादों से पुराना धंधा है साहब, बाप दादे 7 पीढ़ी हमारे गुजर गए और हम लोग भी इसी सीट में चले जाएंगे साहब। बच्चों की कोई सर्विस न नौकरी न कोई साहब देखभाल है साहब। सपेरों का कहना था वो बमुश्किल रोजाना 200 रुपए ही कमाते हैं। क्या सरकार उनके बच्चों को भूखा मारना चाहती है? इस गांव के बच्चे भी सांपों के साथ आजादाना खेलते हैं। माहिरा खान की पहली बॉलीवुड फिल्म रईस का खिड़की तोड़ बिजनेस जारी है। पाकिस्तानी अदाकारा की फिल्म की कामयाबी हिंदू इंतहा पसंदों को हजम न हो सकी। फिल्म बंद करवाने के लिए भारत में हंगामे किए जा रहे हैं, जबकि पाकिस्तान की हिमायत पर शाहरुख खान को भी गद्दार करार दिए जाने का मुतालबा किया जा रहा है। पतंग जुड़ी जुड़ी जाए, उड़ी उड़ी जाए। पाकिस्तानी अदाकारा माहिरा खान और शाहरुख खान की जोड़ी ने धूम मचा दी। माहिरा खान की पहली फिल्म ने पहले ही दिन खिड़की तोड़ बिजनेस किया। पाकिस्तानी अदाकारा की पहली बॉलीवुड फिल्म की कामयाबी हिंदू इंतहा पसंदों को हजम न हो सकी। जिसकी हर धड़कन तू हो ऐसे, दिल को क्या धड़काना ओ जालिमा। भारत के मुख्तलिफ शहरों में सिनेमाघरों के बाहर रईस के खिलाफ एहतजाज जारी। इंतहा पसंदों ने बॉलीवुड किंग शाहरुख खान को अपने तासुब का निशाना बनाया और इन्हें गद्दार करार दिए जाने का मुतालबा भी किया जा रहा है।
पाकिस्तानी अदाकारा मायरा खान पर तनकीद की गई कि भारत से पैसा कमाकर पाकिस्तान ले जाया जा रहा है। मुजाहिरीन ने रईस पर पाबंदी आयद करने का मुतालबा किया और थिएटर के बाहर लगाए गए फिल्म रईस के पोस्टर्स फाड़ दिए। कई सिनेमाघरों में फिल्म की नुमाइश रोकने की कोशिश की गई। वेलकम बैक। अभी आपको बताएं कि वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली खान ने नादरा की जानिब से माली तरसीलात के लिए मास्टर कार्ड से किए जाने वाले मुआहदे का सख्त नोटिस लिया है और इस मुआहदे की फौरी तौर पर मुअत्तली का हुक्म दिया है, क्योंकि तमाम स्टेक होल्डर से ना तो मुशावरत की गई और ना ही हसास नौयत के सिक्योरिटी मामलात को मद्देनजर रखा गया। वजारत दाखिला का कहना है कि नेशनल डेटाबेस की सिक्योरिटी पर किसी किस्म का समझौता नहीं किया जा सकता। अहम खबर से आपको आगाह करें, नादरा का मास्टर कार्ड से मुआहिदा रोकने का हुक्म इस वक्त जारी किया गया है वफाकी वजीर दाखिला चौधरी निसार की जानिब से। मजीद बात करेंगे हमारे नुमाइंदे जावेद बलोच से। जावेद बताएगा, हुक्म तो दे दिया गया है, कब तक इस पर अमल कर लिया जाएगा? जी बिल्कुल, नादरा ने मास्टर कार्ड के साथ एक जो एग्रीमेंट किया था जिसपे हुकूमत की तरफ से जो है वो परमिशन नहीं ली गई थी, जिस पर वज़ीर दाखिला ने फौरी नोटिस लेते हुए हुक्म दिया है कि इस मुआहदा को मनसूख कर दिया जाए। ताहम हमारे ज़राए का ये भी कहना है कि वज़ीर दाखिला ने इंक्वायरी का भी हुक्म दे दिया है कि ये मुआहदा कैसे हुआ और किस तरह जो है वो नादरा हुकाम ने बगैर इजाज़त के मुआहदा किया। इस वजह से जो भी अफसरान मुलव्वस पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई का भी इम्कान है। बहुत शुक्रिया जावेद बलोच, हमें अपडेट कर रहे थे। उधर गुजरांवाला का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल रेस्टोरेंट में तब्दील हो गया। डॉक्टर्स की पुरतकल्लुफ दावत के लिए वार्ड्स बावर्ची खाने में तब्दील हो गए। स्ट्रेचर्स, खाने के बर्तन और देगे ले जाने के लिए इस्तेमाल होते रहे, जबकि मरीजों को लोग गोद में उठाकर अस्पताल के चक्कर लगाते रहे। मजीद बात करेंगे हमारे नुमाइंदे अतीकुर रहमान से। अतीक, बताएगा ये क्या मामला पेश आया? अस्पताल इंतजामिया क्या सोई हुई है? जी बिल्कुल, ये जिसे फोटेज में आप रेस्टोरेंट समझ रहे हैं, ये कोई रेस्टोरेंट नहीं है, ये डिविजनल हेडक्वार्टर अस्पताल जमाना है, जहाँ पर मरीजों को तो स्ट्रेचर और व्हील चेयर तक मुहैया नहीं की जाती, लेकिन यहाँ पर एक निजी मेडिसिन कंपनी की तरफ से जो डॉक्टरों के इजाज़ में ज़ियाफत रखी गई थी, उसमें देखिए किस तरह से ये लोग जो स्ट्रेचर है उसको बेगों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है और यहाँ पर बाकायदा बेगें गर्म की गई हैं। इस वार्ड में बैठकर खाना भी खाया गया। ये देखे, ये ऐसे महसूस हो रहा है कि ये जैसे किसी रेस्टोरेंट का मंजर है। और ये मैं यहाँ पर बयान करता जाऊं कि गुज़श्ता तकरीबन 3-4 रोज से हम ये जो न्यूज़ पे हम मुसलसल ये निशानदेही कर रहे हैं कि मरीजों को उनके लवाकीन जो हैं वो गोदों में उठा भागे फिरते हैं। मरीजों को लोग गोद में उठाकर अस्पताल के चक्कर लगा रहे हैं। बहुत शुक्रिया अतीकुर रहमान। गुजरांवाला के बाद रुख करते हैं लाहौर का। लाहौर के मेयो अस्पताल में स्टंट स्कैंडल के मरकजी किरदारों के खिलाफ 19 रोज गुजरने के बाद भी कार्रवाई न की जा सकी। गैर कानूनी स्टंट्स की खरीदारी की इजाजत देने वाली कमेटी के 8 मेंबरान बदस्तूर ओहदों पर बराजमान हैं। उधर सरकारी अस्पतालों में आलात ना होने का बताकर ऑपरेशन भी बंद कर दिए गए। मेयो अस्पताल में साबिक MS डॉक्टर अमजद शहजाद ने जून 2016 में स्टंट्स की फराहमी का टेंडर देने के अहकामात जारी किए, जिसके लिए प्रोफेसर डॉक्टर रियाज अहमद वराइच, प्रोफेसर ऑफ मैक्सिलोफेशियल सर्जरी को चेयरमैन बनाया गया। दीगर अरकान में मलिक अरशाद हुसैन, डॉक्टर अतीकुर रहमान, डॉक्टर साकिब शफी, डॉक्टर उमर नजीर और सीनियर ऑडिट ऑफिसर शामिल थे। मज़कूरा कमेटी ने स्टंट्स की फराहमी के लिए दरख्वास्त देने वाली 7 कंपनियों में से 4 को फाइनल किया, जिनमें से पाक पंजाब कार्डेक्स, मेडिकल सिस्टम, AM सिस्टम और सेविंग लाइफ टेक्नोलॉजीज ड्रैब के पास रजिस्टर्ड नहीं थे। दूसरी जानिब पंजाब के सरकारी अस्पतालों के लिए अरबों रुपए का फंड मुख्तस होने के बावजूद डॉक्टर्स आलात की अदम दस्तयाबी बताकर ऑपरेशन करने से इनकारी हैं। मरीजों के लवाहिकीन का कहना है कि वो आलात खरीद कर लाए, ताहम फिर भी ऑपरेशन नहीं हो सके। MS तक शिकायत के लिए जाएं तो पुलिस रुकावट बन जाती है। साथी रिपोर्टर मियां नवीद और कैमरा टीम के साथ अयाज शुजा, नियो न्यूज, लाहौर। अब कुछ बात करेंगे मौसम की, तो आपको बताएं कि मुल्क के बेशतर इलाकों में बारिश की झड़ी लग गई। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान के कई शहरों में बारिश ने वक्फे से जारी है। लाहौर में बारिश ने जल थल एक कर दिया। बाला इलाकों में हर सू बर्फ ही बर्फ नजर आने लगी। महकमा मौसमियात ने मजीद बारिशों का इम्कान जाहिर कर दिया है। बरसते बादलों ने कई शहरों को अपनी लपेट में ले लिया।
पहाड़ों पर पड़ी बर्फ ने जाड़े की शिद्दत में मजीद इजाफा कर दिया। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में 2 रोज से जारी बारिश ने हर मंजर बदल दिया। लाहौर में काली घटाएं आईं और छा गईं। मौसलाधार बारिश ने झलता लेक कर दिया। शदीद बारिश के बायस सर्दी की शिद्दत में भी मजीद इजाफा हो गया। फैसलाबाद, सरगोदा और गर्दोनवा में बूंदाबांदी का सिलसिला वफ़े से जारी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान कश्मीर, बलाई पंजाब, बलाई खैबर पख्तूनख्वा, फाटा और इस्लामाबाद में अक्सर मुकामात पर, जबकि गिलगित बल्तिस्तान, जनूबी पंजाब में कहीं कहीं वफ़े से मजीद बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। और कराची में गुज़श्ता रोज इंतजार के बाद बिलाखिर बादल बरस ही गए। हल्की बारिश के बाद से न सिर्फ मौसम सुहाना हुआ बल्कि हर मंजर भी हसीन हो गया। कराची से देखते हैं सिद्रा डार की रिपोर्ट। कराची में मौसम सरमा की दूसरी बरखा रुत ने मौसम बदल डाला। जाती सर्दी को एक बार फिर से वापस ले आया। गुज़श्ता शाम और रात में होने वाली रिमझिम 4.3 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक अगले 24 घंटों में मौसम जुज़वी अबरालूद रहेगा, लेकिन बारिश का अब इम्कान नहीं। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट कराची अब्दुल रशीद के मुताबिक बारिश का सिस्टम अब कराची से गुजर कर खत्म हो चुका। बारिश के बाद मौसम सर्द हुआ तो रात में दर्जा हरारत 14 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। हर जानिब बारिश की बरसती बूंदों से न सिर्फ शहर धुला हुआ और खिला खिला दिखाई दिया, बल्कि दरख्त, फूल, पत्ते सावन में झूमते रहे और सुहाने मौसम का मजा देते रहे। सिद्रा डार, न्यूज़, कराची। साहिल से टकराकर बर्फ से मुंजमद होती समंदरी लहरों का शानदार मंजर। ये मनाजिर है रूस की झील बेकाल के। आइए आपको भी दिखाते हैं। अहम खबर शामिल करते हैं। सिंध हाई कोर्ट ने कहा है कि जो लोग रेंजर्स के इख्तियारात खत्म होने से खुश हैं, उन्हें अंदाजा ही नहीं क्या नुकसान हो रहा है। रेंजर्स के पास इख्तियारात थे तो कम से कम पता चल जाता था कि लापता शहरी रेंजर्स के पास है। वफाकी हुकूमत लापता शहरियों की बाजियाबी के लिए कोई इकदामात नहीं कर रही। लगता है इदालतें खामखा बनाई हुई हैं। जस्टिस फारूक शाह के रिमार्क्स। सिंध हाई कोर्ट में लापता अफराद की बाजियाबी से मुतल्लिक दरख्वास्त की समाअत। सिंध रेंजर्स के प्रोसिक्यूटर पेश हुए, न जवाब जमा कराया तो अदालत ने शदीद बरहमी का इजहार किया। डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने बताया कि मोमिनाबाद से लापता शहरी इरफान की गुमशुदगी पर रेंजर्स को खत लिख दिया है। इस पर अदालत का कहना था कि खत तो 2015 में लिखा गया। रेंजर्स ने आज तक तस्लीम ही नहीं किया कि लोग गैर कानूनी तौर पर इनकी हिरासत में हैं। बेंच के सरबराह जस्टिस फारूक शाह ने रिमार्क्स दिए कि रेंजर्स की जानिब से अपने दिफा में स्टीरियोटाइप रिपोर्ट्स पेश कर दी जाती हैं। जो लोग रेंजर्स के इख्तियारात खत्म होने पर खुश थे, उन्हें अंदाजा ही नहीं कि क्या नुकसान हो रहा है। अदालत का कहना था कि अगर कोई लापता शहरी रेंजर्स की हिरासत में हो कि रेंजर्स किस कानून के तहत तस्लीम करेगी कि इनके पास है। इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट की दफा 11EEE के तहत कम अज कम ये तो पता चल जाता था कि लापता शहरी रेंजर्स की हिरासत में है। और शहर कायद में अमन दुश्मनों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। पुलिस ने मुख्तलिफ इलाकों में छापामार कार्रवाइयों के दौरान मनशियात फरोश और स्ट्रीट क्रिमिनल समेत 4 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। दूसरी जानिब गडाब के इलाके में रेंजर्स से मुकाबले में मारे गए दहशतगर्दों की शनाख्त हो गई। दोनों का ताल्लुक अल-अदम तहरीके तालिबान से बताया जा रहा है। अमन के रखवालों ने अमन दुश्मनों के खिलाफ घेरा तंग कर दिया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में छापे, 4 मुल्जिमान गिरफ्तार। कराची ईस्ट पुलिस ने शारा फैसल, ब्रिगेड और दीगर इलाकों में कार्रवाई करते हुए मनशियात फरोश और स्ट्रीट क्रिमिनल समेत 4 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। गुज़िश्ता शब गडाब के इलाके रेंजर्स में मुकाबले में मारे गए दोनों दहशतगर्दों की शनाख्त हो गई। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक मुल्जिम फारूक जमाल का ताल्लुक अल-अदम तहरीके तालिबान पाकिस्तान से था और जिसने वादी तिरा में दहशतगर्दी की तरबियत हासिल की थी। मुल्जिम सरकारी स्कूल में होने वाले बम धमाकों, टारगेट किलिंग और भत्ताखोरी की वारदातों में मतलूब था। दूसरे दहशतगर्द सफेद खान का ताल्लुक तहरीके तालिबान सवात ग्रुप से था, जिसने तहसील मीठा सवात से दहशतगर्दी की तरबियत हासिल की। मुल्जिम 2008 में आर्मी कैंपों पर होने वाले हमलों के अलावा सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों में भी मुलव्विस था। उधर सिंध असेंबली के इजलास में अरकान कार्रवाई में हिस्सा लेने के बजाय खुशगप्पियां लगाते रहे। हाजिरी भी बराए नाम रही। कायम मकाम स्पीकर शैला रजा ने कहा कि वज़रा की गैर मौजूदगी पर हुकूमत को नोटिस लेना चाहिए। एहसान कोहाटी की रिपोर्ट देखते हैं।
में एक कॉन्ट्रैक्टर का भी मसला है कि उसको सिंध असेंबली का इजलास डिप्टी स्पीकर शहला रजा की सदारत में शुरू हुआ। अरकान की तादाद कम होने पर शहला रजा का कहना था कि ये अफसोस की बात है कि वुज़रा गैर मौजूद हैं। हुकूमत को इस बात का नोटिस लेना चाहिए। अरकान असेंबली की अदम मौजूदगी के बायस इजलास आगे न बढ़ सका। वक्फा सवालात में भी सिर्फ 2 सवाल पूछे जा सके। अपोजिशन लीडर ख्वाजा इजहारुल हसन का कहना था कि वजीर बल्दियात और वजीर आला सिंध जवाब दें, शहर की ये हालत क्यों है। सिंध हुकूमत का बस चले तो हवा भी एक जगह जमा करके फरोख्त कर दे। सिंध हुकूमत ने 8 साल तक कचरा जमा किया और चीन को बेच दिया। इजलास में सीनियर वजीर निसार खोड़ो ने मजदूरों की उजरतों का बिल 2015 भी पेश किया। अपोजिशन लीडर ने इससे कायमा कमेटी को भेजने की सिफारिश की। ताहम निसार खोड़ो का कहना था कि बिल 11 माह से कायमा कमेटी के पास पड़ा रहा, अब ऐवान में ही मंजूर कराएंगे। बिल पर इब्तदाई बहस के बाद 2 शिकें मंजूर कर ली गयी। ताहम बिल पर मजीद गौर करने के लिए बहस पीर के रोज तक मौखर कर दी गयी। उधर चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट सूबाई हुकूमत की कारकर्दगी पर बरहम नजर आए। अपने रिमार्क्स में उन्होंने कहा कि हुकूमत के खिलाफ कौन खड़ा हो सकता है, ऐसे हालात में इनकलाब आते हैं। सिंध हाई कोर्ट में कराची के इलाके गुलिस्तान जोहर में 400 प्लाटों की चाइना कटिंग के मुकदमे की समाअत हुई। दरख्वास्त गुजारों ने इस्तदा की है कि कई साल पहले प्लाट अलाट किए गए, तरक्याती काम न होने पर कब्जा हो रहा है, हुकूमत भी कुछ नहीं कर रही। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि ये तो वोट देते वक्त सोचना चाहिए, ऐसे हालात में तो मुल्कों में इनकलाब आता है। अदालत ने गुलिस्तान जोहर के ब्लॉक 6 से 10 तक जमीनों पर फौरी कब्जा खत्म कराने का हुक्म दे दिया। लाड़काना में तरक्याती मंसूबों में 90 अरब रुपए की करप्शन के मामले में सिंध हाई कोर्ट ने फरियाल तालपुर की फरीक बनने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। वकील सफाई फारूक एच नाइक ने कहा कि दरख्वास्त गुजार बदनीयत है, आज पेश भी नहीं हुआ। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि मामलात को अच्छी तरह समझते हैं, हुकूमत के खिलाफ कौन खड़ा हो सकता है। मुल्तान में मुस्लिम लीग नून का वर्कर्स कन्वेंशन बदनज़मी का शिकार हो गया। स्टेज पर आने से रोकने पर खातून कारकुन ने मकामी क़यादत के खिलाफ एहतजाज और नारेबाजी शुरू कर दी। मुल्तान में मुस्लिम लीग नून का वर्कर्स कन्वेंशन कारकुनान धड़ों में बढ़ गए। तकरीब उस वक्त बदनज़मी का शिकार हो गई जब खातून कारकुन को स्टेज पर आने से रोका गया। ख्यालात के इजहार में रुकावट पड़ी तो खातून ने स्टेज पर हंगामा राय शुरू कर दी, लेकिन कारकुन ने शिकवा किया कि वर्कर्स को बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा। कारकुन भी धड़ों में तकसीम हो गए और मकामी क़यादत के खिलाफ नारेबाजी करते रहे, जिसके बायस कन्वेंशन की कार्रवाई को कुछ देर के लिए रोक दिया गया। अब कुछ बात करते हैं बरतानवी बॉक्सर के घरेलू झगड़े की। फरियाल मखदूम ने भाई को भाई से जुदा करने के इल्जाम की तरदीद करते हुए कहा कि देवर की शादी की तकरीब में आने की दावत ही नहीं दी गई थी। बॉक्सर आमिर खान और उनकी अहलिया फरियाल ने हारून की शादी में शिरकत क्यों नहीं की? फरियाल मखदूम ने एक बार फिर से ससुरालियों के चेहरों पर पड़े नकाब हटा दिए। फरियाल का कहना है कि हर तरह के इल्जामात पर खामोश रही, लेकिन तकरीब में शिरकत तो तभी करते जब दावत दी गई होती। धूप है कड़ी ना है साहिबा, तू जहां है मैं हूं वहां। फरियाल ने बताया कि आमिर खान के छोटे भाई हारून की शादी में उन्हें और उनकी बच्ची को बुलाया ही नहीं गया। इससे पहले आमिर खान के भाई हारून ने शिकवा किया था कि भाई भाभी ने शादी में शिरकत की और ना ही उन्हें मुबारकबाद दी। दूसरी जानिब आमिर खान बरतानिया में अपने नए घर की तैयारियों में मगन है। इस सिलसिले में अहलिया फरियाल मखदूम ने सोशल मीडिया पर नए घर की खरीदारी की वीडियोस भी शेयर की हैं। मशहूर मॉडल और अदाकारा कंदील बलोच कत्ल केस में अहम पेशरफ्त हुई है। मकतूला कंदील बलोच के वालिद अजीम ने बेटे के खिलाफ गवाही देने से इनकार कर दिया। गवाही से मुनहरिफ होने पर कंदील के वालिद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।
कंदील बलोच कत्ल केस में अहम पेशरफ्त। कंदील बलोच के वालिद अजीम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुल्तान में मशहूर मॉडल अदाकारा कंदील बलोच के वालिद अजीम के खिलाफ गवाही से मुनहरिफ होने पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। दौरान समाअत अदालत में कंदील बलोच के वालिद ने मुल्जिम असलम शाहीन के खिलाफ गवाही देने से इनकार कर दिया। कंदील बलोच के भाई असलम शाहीन को वालिद की दरखास्त पर मुकदमे में नामजद किया गया था। कंदील बलोच के वालिद पर मुकदमा दफा 213 के तहत दर्ज किया गया, जबकि मुल्जिम की गिरफ्तारी के लिए टीमें भी तश्कील दे दी गई हैं। और अब एक अच्छी खबर शामिल करते हैं। नेपरा ने बिजली के नरखों में 2 रुपए 21 पैसे फी यूनिट कमी की मंजूरी दे दी, जबकि के इलेक्ट्रिक के लिए नरखों में 40 पैसे फी यूनिट इजाफे की अबूरी मंजूरी कर ली गई है। नरखों में रद्द-बदल माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में माह दिसंबर के लिए किया गया है। नेपरा ने सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी की तरफ से बिजली के नरखों में 1 रुपया 85 पैसे फी यूनिट कमी की दरखास्त पर समाअत की, जिसमें बताया गया कि दिसंबर में बिजली की पैदावारी लागत 6 रुपये 24 पैसे फी यूनिट रही। अहम खबर शामिल करते हैं। मासेरा में कोहिस्तान के करीब मुतअद्दिद गाड़ियां लैंडस्लाइडिंग की जद में आ गई, जिसमें 10 से ज्यादा अफराद के जख्मी होने की इत्तलात इस वक्त मौसूल हो रही हैं। अपडेट कर रहे हैं आपको इस वक्त मासेरा से। मजीद बात करेंगे हमारे नुमाइंदे अकील अहमद से। अकील, बताइएगा किस तरह से वाकया पेश आया और इस वक्त जख्मियों की हालत कैसी है? जी, मानसरा समेत पूरा दारा डिवीजन के अजला सूरगढ़, बडग्राम और कोहिस्तान में आज तीसरे रोज भी बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी है। इसी तनाज़ुर में ये गाड़ियां जो हैं बारिश की वजह से लैंडस्लाइडिंग की जद में आ गई थी और इनके ऊपर पहाड़ी जो तोदा है वो आ गिरा था, जिसके नतीजे में 10 अफराद बताए जाते हैं कि वो शदीद जख्मी हो गए, जिन्हें करीबी अस्पताल और कोहिस्तान में मुंतकिल कर दिया गया है। जी बहुत शुक्रिया अकील अहमद, हमें अपडेट कर रहे थे इस अफसोसनाक वाक़े के हवाले से। अभी रुक करेंगे कराची का, जहां डकैत एक बार फिर से सरगर्म हो गए। 2017 की पहली वारदात की सीसीटीवी फुटेज नियो न्यूज ने हासिल कर ली। सीसीटीवी फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि हेलमेट पहने डाकू असलहा तान कर दुकानदारों को लूटते नजर आ रहे हैं। मजीद बात करेंगे हमारे नुमाइंदे नसीम आदिल से। नसीम, बताएगा फुटेज भी मंजर आम पर आ चुकी है, कोई कार्रवाई की गई पुलिस की जानिब से? देखिए, ये साल 2017 की पहली वारदात है गोश्त की दुकान में, जिसमें 3 डाकू दाखिल हुए हैं। उन्होंने हेलमेट पहने हुए हैं और कैश काउंटर पे उन्होंने पैसे लूटे हैं और बुगदा उठा के एक शख्स को उन्होंने हॉस्टेज भी किया है। इससे पहले साल 2016 में कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 30 के करीब दुकानें गोश्त की लूटी गई थी, लेकिन वो मुलजमान अब तक गिरफ्तार नहीं हुए हैं। ये ग्रुप जो है ये पुलिस के लिए इतरावा बना हुआ है और पुलिस इन मुलजमान को अब तक गिरफ्तार नहीं कर पाई है। ये 3 मुलजमान थे, इन्होंने 3 मिनट तक गोश्त में वारदात की, के बाद ये वहां से बासानी फरार हो गए हैं और पुलिस इनको गिरफ्तार करने में नाकाम है। पुलिस नाकाम दिखाई दे रही है। नसीम, ये बताएगा पुलिस इंतजामिया की जानिब से कोई मौक़िफ़ सामने आया है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि फुटेज भी मंजर आम पर आ गई और इन वारदातों का जो सिलसिला है वो काफी देर से जारी है। जी बिल्कुल, हमारी बात हुई है। पुलिस का कहना यह है कि ये एक ही गिरोह है जो कराची में गुज़श्ता 1 साल से सरगर्म है। साल 2016 में जो कराची के मुख्तलिफ इलाकों में जो गोश्त की दुकानें थी वहाँ पे इन्होंने वारदात की है और आज इन्होंने गुलशन इकबाल में ये दोबारा यहाँ पे नमदार हुआ है। और 3 जो मुलजमान हैं जो मोटरसाइकिल पे आते हैं, हेलमेट पहने होते हैं। एक जो शख्स है उसके एक जो मुलजिम उससे कैप पहना हुआ है और बाकी जो 2 हैं वो हेलमेट के अंदर है। ये मुलजमान यहाँ पे आते हैं, वारदात के बाद बासानी फरार हो जाते हैं, लेकिन मुलजमान वारदात के बाद बासानी फरार होने में कामयाब हो जाते हैं। पुलिस नाकाम दिखाई दे रही है। बहुत शुक्रिया नसीम आदिल। अभी रुक करते हैं लंदन का, जहां पालतू कुत्तों के मजे हो गए। कुत्ते बड़े हों या छोटे, अब मुफ्त बस में बैठकर सैर करेंगे। उधर अमेरिकी शहरी काउंसिल के रुकन कैप्टन अमेरिका के फैन निकले। ओहदे का हल्फ लेने के लिए कैप्टन अमेरिका की शील्ड थाम कर पहुंचे। और थ्रिल से भरपूर फिल्मों के दीवानों के लिए खुशखबरी। मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म ब्रिमस्टोन का पहला ट्रेलर जारी कर दिया गया है। I love him.
never gonna stop, is he? I've seen your mother. She's the kind of person that's here. अहम खबरें आपने जानी न्यूज बुलेटिन से। अब तक के लिए इतना ही। लाइव स्ट्रीमिंग के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट neonetwork.pk। देखते रहिए नियो न्यूज।